नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल पारुल के पन्ने में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, और जिसमें हम रीतिकाल को पढ़ रहे थे। रीतिकाल को इन्होंने अध्याय 3 नाम दिया है, ठीक है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 मतलब रीतिकाल में हम लोग पढ़ चुके थे केशव तक, ठीक है। केशव के बाद इन्होंने रीतिकाल का समय 1700 से 1850 दिया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल में सेनापति को, ठीक है। तो सेनापति को आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे उनके बारे में। ओके, चलते हैं सेनापति को देख लेते हैं, क्योंकि आप पिछली क्लास में हमने केशव जी को पढ़ा था, है ना। केशव जी को पढ़ा था और रीतिकाल के अन्य सामान्य परिचय हमने रीतिकाल में ये पढ़ा था, सामान्य परिचय। ओके, और क्या क्या पढ़ा था हम देख लेते हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्धि, रीति मुक्ति क्या है ना, कौन से कवि कौन से कहाँ आते हैं, ठीक है। और हम आज पढ़ेंगे केशव को हम लोग पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेनापति से। ओके, सेनापति का जन्म, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना था सेनापति से, ठीक है। सेनापति का जन्म 1584 में होता है और 1688 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। सेनापति का जन्म यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ, किंतु बाद में, है ना, क्या हुआ था, बाद में ये विरक्त हो गए थे, ठीक है। कौन? सेनापति विरक्त हो गए। और 2 रचनाएं इनकी हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ठीक है। तो काव्य कल्पद्रुम पूछा गया क्वेश्चन है। कवित्र रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का प्रयोग प्रायः उद्दीपन के ही अंतर्गत किया है। सेनापति ने इस काल के अकेले कवि हैं, ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि उद्दीपन के अंतर्गत इन्होंने काम किया, और ये अकेले कवि है जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज और सरल है कि आधुनिक सा लगता है। सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है कि राम कथा पर इनके अनेक छंद मिलते हैं, ठीक है। सेनापति ने कैसा ग्रंथ लिखा है, राम कथा से संबंधित। उन्होंने शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से की है। राम के सौ जस अध उरध गगन है ना। ऋतु वर्णन में उन्हें सादृश्य विधान मौलिकता है। एक पंक्ति यहाँ पे है कि सेनापति वर्षा का वर्णन करते हैं। वर्षा किस प्रकार हो रही है सावन में। सेनापति नए नए जलद सावन के चारही, है ना, चारिह दिशान घूमते भरे तोय कह शोभा सरसाने ना बखाने जात कहूँ भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के, है ना। तो ये वर्षा हो रही है उसके चित्रण किया है सेनापति ने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बिहारी जी को। रीत सिद्ध कवि हैं, ठीक है। 1606 इनका, पर इनका 1595 जन्म माना जाता है, ठीक है। बिहारी का जन्म अगर पूछा जाता है तो 1595 में इनका जन्म माना जाता है। बिहारी का जन्म शुक्ल के अनुसार वे हिंदी के मतलब 1663 तक विद्यमान रहे। बिहारी रीतिकाल में सर्वप्रसिद्ध लोकप्रिय कवि हैं। वे रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। ओके, बिहारी के यश का आधार सतसई है ना। सतसई से ये मध्य प्रदेश में क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि मिस्र बंधुओं ने बिहारी जी के सतसई में संख्या कितनी मानी है। 713, 700, है ना। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो अलग अलग विद्वान क्या मानते हैं वो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कहाँ से पूछा था? मिस्र बंधुओं से पूछा था। आगे चलते हैं। बिहारी मूलतः श्रृंगारिक, है ना, श्रृंगार के कवि हैं। उन्होंने अपने भक्त नीति और मार्मिक दोहे भी रचे हैं। बिहारी के दोहों में सामंती जीवन का वैभव विलास ही नहीं चित्रित है ना। तो उनके वैभव विलास के सामान्य गृहस्थ के दैनंदिनी जीवन में चरित्र चित्र भी खींचते हैं, है ना। बिहारी के विषय सीमित है, लेकिन आधार फलक सीमित नहीं है। श्रृंगार के अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक से टकराहट मिलती है। एक दोहा इस प्रकार है यहाँ पे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भौहन असय दय नटी जाए, है ना, दय कह नटी जाए। तो लेकिन बिहारी जब काव्य रूढ़ियों की सहायता से वस्तु व्यंजना के लिए चमत्कार दिखाते हैं तो वे केशव के बहुत सामने लगते हैं, है ना। ऐसा विश्वनाथ जी कह रहे हैं। बिहारी के एकाध दोहे ऐसे भी हैं जिनके अनुरागी चित्त की सहज अभिव्यक्ति है।
सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवै जात अजो वह जमुना के तीर, है ना। तो यहाँ पे जो बिहारी हैं वो निरंकृत, मतलब बिहारी यहाँ दुर्लभ है, वे मूलतः उस दरबारी विदग्धता के कवि हैं जो उस समय हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में साहित्य की सामंत्राश्रित कवियों में से यहाँ इनको स्थान मिला था। ठीक है, देव को देख लेते हैं। देव कौन है? 1673 इनका समय बताया जाता है। मृत्यु 1767 के आसपास मानी जाती है। इनकी भी मुख्य रचना भाव विलास, भवानी विलास, है ना, सुख सागर तरंग, प्रेम वाटिका और काव्य रसायन। देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। उनकी तुलना बिहारी से की गई है। बिहारी बड़े के देव को लेकर आलोचना भी उन्होंने बहुत ही की थी। ठीक है, देव के मौलिक, है ना, देव में मौलिक रचना प्रतिभा हृदयता की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बिहारी से कहीं अधिक व्यापक है देव, है ना। उन्होंने प्रकृति की क्रियाकलापों को देखकर अनेक रूप बंधे। जैसे यहाँ पे कविता में लिखा है कि डार ध्रुवन पालन बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर, बहरावे देव कोकिला हवाले, हुल सावे कर तारी दे, है ना। तो यहाँ पे देव की एक पंक्ति है। देव रीतिकाल के एक ऐसे दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना से मार्मिकता पैदा करते हैं, है ना। और देव की उत्कृष्ट बिंब विधान पाया गया है इस पंक्ति में कि बड़े बड़े नैनन से आंसू भर भर ढरी, गोरो गोरो मुख आज औरो सो बिलानु जाता है ना। तो देव काव्य कला में कुशल कवि थे, किंतु चमत्कार और जो काव्य रूढ़ियाँ हैं उनके आधार यहाँ पे मतलब जो उनका काव्य है वो काव्य में रूढ़ियों के आधार पर उनकी रचना है कैसी है, प्रवृत्ति और बिहारी की अपेक्षा कम है ना। तो कहने का मतलब है कि चमत्कार है ना, चमत्कार उनके कविता में काव्य में देखने को मिलता है। भूषण को देख लेते हैं। 1613 में 1613 में जन्म, 1517 में इनकी मृत्यु मानी गई है। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। पूछा गया क्वेश्चन था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, इन्होंने रीति परंपरा के एक अलंकारवादी ग्रंथ लिखा शिवराज भूषण। पूछा गया क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है, तो अलंकारवादी, है ना। और शिवावावन्य छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। रीतिकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का रहा है ना। भूषण का स्वर वीरता का रहा है, इसीलिए रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं। जिस प्रकार हम ऊपर देख चुके हैं, रीतिकाल की जो विशेषताओं में हमने देखा था कि श्रृंगारिक भावना है ना, वीरता का चित्रण नहीं है, पर भूषण जो बिहारी कवि है वो वीर परक रचनाएं लिखते हैं, तो इसीलिए वीरता का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जो भूषण हैं उनके काव्य कैसे हैं। तो भूषण अपनी काव्य पंक्तियों में अनेक ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हैं, जैसे अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, है ना, अफजल खां को शिवाजी ने मारा था। दारा को औरंगजेब द्वारा हत्या कर देना, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, है ना। खजुआ का युद्ध, शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना। भूषण ओज कवि हैं। भूषण कैसे कवि हैं? ओज कवि हैं। उनकी कविता में टंकार के साथ साथ झंकार भी सुनाई पड़ती है। वे कभी कभी संपूर्ण, कभी कभी व्यंग करते हैं। दारा की ना दौर यह रार नहीं, है ना, खजुए की, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, भूषण काव्य रीति में वीरता को ढालने वाले कवि हैं, है ना। मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा कि शिवा जो ना होते तो सुनत होत सबकी, है ना, की भाषा में अरबी फारसी के शब्द खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। एक कवि इस प्रकार है कि इंद्रजीवी जंब पर, ये क्वेश्चन नेट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भूषण जी की पंक्ति है कि इंद्रजीवी जंब पर, वाड़व सुअंभ पर, रावण सुंदर पर रघुकुल राज हैं। पौन पारिह बाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यो सहस्त्र बाहु पर, रामा द्विज राज हैं। दावाद्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं।
तेज तम अंश पर, कान जिम्हि कंस पर, त्यो म्लेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है ना। तो ये भी भूषण जी की वीरता परक रचना है ना। एक कवित्त इस प्रकार है। अब हम चलते हैं मतीराम की ओर, देखेंगे मतीराम को। तो मतीराम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, है ना। और इनकी जो रचनाएं हैं छंदसार, रसराज, साहित्य सार, श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। रसराज, ललित ललाम इनके यश का आधार ग्रंथ है, ठीक है। ललित ललाम से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित ललाम किसका है, तो मतीराम का, ठीक है। मतीराम रीतिकाल की भाषा प्रवाह में और भाव की सहृदयता के लिए विद्यमान कवि हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं रीतिकाल में उनका स्थान क्या था। काव्य रूढ़ियों का कम से कम प्रयोग किया है। लक्षण का प्रयोग के साथ साथ रचयिता होने के बावजूद उनके काव्य में अलंकृति पद योजना बहुत ही कम दिखाई देती है ना। मतीराम असामान्य स्थितियों का गुणफल नहीं मानते, है ना, नहीं करते। दैनंदिनी जीवन की सामान्य स्थितियों में कभी कभी विशिष्ट संदर्भ में किस प्रकार अलौकिक अनुभूति करा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंगार के क्षेत्र में उनका क्या है कि श्रृंगार के क्षेत्र में कवियों जैसी सहृदयता, है ना, सहृदयता मतीराम की रचनाओं में मिलती है, ठीक है। तो मतीराम के उसमें श्रृंगार की भावना मिलती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि क्यों इन अखियों से निहसंक हवै, मोहन को तन पापिन पीजे, है ना। तो ये मतीराम की पंक्ति है, इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देंगे। अब चलते हैं पद्माकर को 1753, क्योंकि पद्माकर को माना गया है कि रीतिकाल के अंतिम कवि हैं, ठीक है। पद्माकर का जन्म बादा में होता है। रीतिकाल के प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि हैं, है ना। गुण ग्राहकों में सम्मान किया करते थे। सारा सुराग, सितारा, जयपुर, ग्वालियर दरबार में इनका आदर हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, है ना। ये जो नवाब हैं, नवाबों का अधिकार था, तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी थी। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध 50, राम रसान, गंगा लहरी, जगत विनोद, गंगा लहरी पूछा गया क्वेश्चन है। पद्माकर से सारे ही जो उनके रचनाएं हैं सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पद्माकर बहुत इंपॉर्टेंट है रीतिकाल में। पद्माकर भी मतीराम के समान भाषा की और भाव की प्रवाहमयी सहजता के कारण लोकप्रिय है, किंतु पद्माकर की कविता श्रृंगार, भक्ति, वीरता तीनों भूमियों पर समान अधिकार के साथ ही। अरे ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि इनकी भाषा में एक अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ना। बिहारी की तरह ही समुचित वाह चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव में व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इनमें चमत्कार प्रियता नहीं थी या नहीं के बराबर मिलती है। ये पद्माकर के लिए शुक्ल जी का कथन है। गंगा लहरी क्या है? गंगा लहरी में एक शांतकामी चित्त की कातरता, है ना, कातरता का और गंगा के महात्म का अटूट श्रद्धा दिखाई गई है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड के प्रकृति का सजीव चित्रण मिलता है। इनके काव्य भाषा अनुप्रासों की छटा देखने को मिलती है। बिहारी और पद्माकर कैसे हैं? बिहारी और पद्माकर को रीतिकाल का दो छोर कहा जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहारी और पद्माकर के बारे में बात हो रही है। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। यह कालावधि 200 वर्षों की, है ना, 200 वर्षों की है। पद्माकर का काव्य विशेषता भावों की व्यंजित करने वाले सजीव चित्र, है ना। तो यहाँ पे एक पंक्ति आई है कि फाक भी वीर अभीरन में गाही गोविंद लय गई, भीतर गोरी भाई भाई करी मन ही पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, है ना। तो छीन पीताम्बर कंबर से सुविदा दई, मीड़ित कपोल रोरी, नैन नचाए कई मुस्का लला फिर कहियो अयो खेलन होरी। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये पद्माकर जी की पंक्ति है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2023-24 में, तो उसमें यही क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये दिया गया था कि नैन नचाए के मुस्काती किसकी पंक्ति है, ठीक है। गंग कवि 16वीं शताब्दी अकबर के दरबारी का कवि थे गंग कवि, ठीक है। अतएव इनका समय 16वीं शताब्दी बताया जाता है। ये परम स्वाभिमानी रहे होंगे। गंग का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य में अनुपम रहा है। किसी सामंत ने हाथी से कुचलवा कर मरवा डाला था गंग कवि को,
ठीक है। लेकिन समकालीन और परिवर्तित कवियों में इनका नाम अत्यंत ही सम्मान से लिया जाता है। वे श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार की ही नहीं दरबार, उनके दरबार में भी थे, इसीलिए काव्य की विदग्धता और कुल मिलाकर उनकी रचनाओं में रीतिकालीन कवि ठहरते हैं। यहाँ पे गंग एक कवित्व लिखते हैं कि झिकत कृपान मैदान जो दो भानु एक मानो सुषमा जरद की, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जिन कवियों पर अब हम विचार करने जा रहे हैं वो रीति मुक्तक कवि हैं, ठीक है। अभी हमने रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों को देखा, अब हम रीति मुक्तक कवियों को देखेंगे, ठीक है, जिसमें घनानंद, आलम ठाकुर, बोधादि इनकी प्रवृत्तियों को भी हम देखेंगे। तो घनानंद का समय 1673 से 1739 है ना। सुजान सागर, सुजान बोध, है ना, सुजान संबोधन, यहाँ पे जो सुजान है उससे घनानंद का प्रेम होता है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने सुजान के नाम से लिखा है। विराग होने पर वृंदावन चले गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद कहाँ चले गए थे? वृंदावन, है ना, विराग हो गया था तो वृंदावन चले गए थे, ठीक है। सुजान से जब विराग हो गया तो वो चले गए, ठीक है। नादिर शाह के सिपाहियों ने उन्हें जर 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 कहा, 3 बार सोना 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 मांगा तो उन्होंने 3 बार मुट्ठी धूल उड़ा के कह दिया कि रज रज रज, मतलब धूल धूल। इसी प्रकार इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने उनका एक हाथ काट डाला। मृत्यु के समय ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय उन्होंने बहुत अपने रक्त से एक कवित्त लिखा था। कौन सा कवित्त लिखा था देख लेते हैं। बहुत दिनन की अवधि आस पास परे, खरे अरवन परे हैं उठ जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत है ही दे दे सन मान को। झूठ बतियानी की पतियानी ते उदास हवै के, अब ना घिरते घन आनंद निदान को, है ना। तो जब मृत्यु हुई तो उन्होंने ये लिखा था कवित्त, ठीक है। इनके कौन कौन से ग्रंथ है देख लेते हैं। सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रस केली बलरी, कृपाकंद, है ना, कृपाकंद। ये प्रेम के मस्ती की विशेषता श्रृंगारिक कवि हैं। शुक्ल जी यहाँ पे लिखते हैं कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ठीक है। ब्रज भाषा का, तो आप ब्रज भाषा का दूसरा कवि को याद रखेंगे। किसके लिए कहा गया है? तो घनानंद के लिए। घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी की जो वेदना होती है उसका चित्रण किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे घनानंद घड़ी यानी घड़ी क्षण को, भाग, है ना, भाग उधरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। हवै सो घड़ी भाग उधरी, है ना। वे आँखों में उजाड़ बसे रहने की बात करते हैं। उजड़ी बसी हैं हमारी अखियाँ देखो। शुक्ल जी ने देखा कि घनानंद ने प्रेम की अनिवार्य नियता की व्यंजना विरोध मूलक व चित्र की प्रवृत्तियों के आधार पर की है, ठीक है। और झूठ की सच्चाई छाक्यो त्यो हित कच्चाई पाक्यो, है ना। तो यहाँ पे एक पंक्ति है। घनानंद जी की जो रचनात्मक शक्ति है सारी ही कलात्मक शक्तियों का श्रोता पाठक है, ठीक है। तो घनानंद की जो उनकी जो ग्रंथ है उनको आप देख लेना, क्योंकि पूछा जाता है घनानंद से क्वेश्चन, ठीक है। घनानंद पढ़े लिखे, काव्य कला मर्मज्ञ कवि थे। फारसी आवश्यक जानते थे, फारसी भी वो जानते। जैसे पंक्तियों में मृदंग की ध्वनि है, आनंद विधान सुखदान दुखी आने दे, है ना। तो ये पंक्ति जो है कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भावभूमि पर पहुंचा देती है ना। तो सुजान दरबारी नर्तकी थी, ठीक है, और घनानंद को उससे प्रेम था, ठीक है, नंद के दरबार में। तो फिर वहीं से वो बैराग हो गया तो वो चले गए मथुरा, ठीक है। आलम को देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी आलम केली, इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है आलम केली, है ना। ये ब्राह्मण थे। शेख रंगरेजिन से प्रेम हो गया था, ठीक है। तो रंगरेजिन नामक प्रेम हो गया था। शेख रंगरेजिन स्वयं सुकवित्री थी। इनका
उससे प्रेम कविता का कारण है कि 18वीं शताब्दी में कवि शेख की काव्य चातुरी और वाग्विधता के विषय में अनेक अश्रुतियाँ प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। तो आलम जो कवि हैं वो किसके आश्रय में रहते थे? औरंगजेब के जो पुत्र हैं मुअज्जम के, है ना। और फिर कविता का संग्रह नाम आलम केली रखा। आलम के साथ शेख के भी कवि थे। मध्य युग में कला के क्षेत्र में दंपति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती। जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोध उतार फेंक सके, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य मार्मिकता पैदा करते हैं। अलंकार आदि का बोझ फेंक कर आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं, है ना। वे घनानंद रस खान की कोटि के कवि हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चित्र है कि था जल की ने बिहार अनेकन ता जल कौकरी बैठी चुन्नियों करें, है ना। तो यहाँ पे आलम की पंक्ति है, ठीक है। अब चलते हैं बोधा। बोधा 18वीं शताब्दी। बोधा राजापुर जिला वादा जिल तुलसी की जन्मभूमि के रहने वाले थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये विद्यमान रहे हैं, ठीक है। और इनके जो सुभान, इस किससे प्रेम करते थे? सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे आलम, ठीक है। विरह वारिस इनका जो ग्रंथ है विरह वारिस पर प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनकी रचना इश्कनामा मिलती है, ठीक है। तो वे वेश्या से प्रेम करते थे, विरह वारिस उसी से संबंधित है। और विरह वारिस के अतिरिक्त इश्कनामा भी उन्होंने लिखा। बोधा रसोन्मुक्त कवि हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना काव्य में मिलती है बोधा के, ठीक है। और दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। तो ये बोधा की पंक्ति है। दूसरी ओर बोधा प्रेम की अतीव मानवीय संवेदनशील पहचान सकते हैं, ठीक है। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए भी कम से कम अपनी दृष्टि में कितना संयम बरतता है, इसका द्वंद्व असहाय होता है, ठीक है। तो प्रेम के पीर ठाकुर को देख लेते हैं। ठाकुर से हमेशा नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर सब पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन आता है ठाकुर जी से, ठीक है। 1774 जन्म, 1823 में मृत्यु होती है। इनका जन्म ओरछा में हुआ था, है ना। और इनके सामंत हिम्मत बहादुर के जिनके उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है। अपमान करने पर इन्होंने इनकी सभा में म्यान को भी तलवार निकाल ली थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ये नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्वे को में नेक में जिना मुरके, मतलब नीति देन वारे हैं मही के महिपाल को ही के विशुद्ध है स्नेही साचे उर के। ठाकुर कहत हम वैरी वेव कूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, है ना। तो ये जो है ठाकुर की पंक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पंक्ति किसकी है, ठीक है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो खेल कर जान्यो है ना। तो ये ठाकुर जी की पंक्ति है। ठाकुर का दूसरा तेवर अत्यंत ही मानवीय, करुणा, कोमल, सूक्ष्म, संवेदनशील रहा है। ठाकुर मध्यकाल के दुर्लभ कवियों में से एक हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति अधिक है। प्रेम प्रिय का तन भी चाहता हो तो, लेकिन तन से अधिक उसका मन चाहता है। प्रेम प्रिय का प्रेम प्रेमी के मुख्य प्राप्त है। मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूर रहते हुए भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं इनके गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 1666 पटना में हुआ और इनका स्वर्गवास 1708, है ना। तो ये पंजाब के पटना में इनका जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुत आयामी, है ना, बहुआयामी, मध्यकालीन संस्कृति सामाजिक चेतना के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। संत, योद्धा, राजनीतिक कवि, प्रशासक थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचे ग्रंथ हैं, है ना, और 10 ग्रंथ हैं। 16 रचनाएं संकलित हैं। पंजाबी, फारसी, हिंदी, ब्रज में भी लिखते थे। चंडी चरित्र इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडी चरित्र किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। 24 अवतार, है ना, 24 अवतार भी इन्होंने लिखा है।
रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। क्या क्या है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी, यानी प्रवृत्तियां क्या थी। भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता आदि अनेक अच्छे कवि हुए। रीतिकाल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है, ठीक है। तो हम पीछे देख चुके हैं रीतिकालीन की विशेषता क्या थी उसमें। तो इसमें दरबारी कवि प्रमुख प्रवृत्ति। रीतिकालीन कवियों में आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं की जितनी लड़ाई भिड़ाई आवश्यक नहीं थी, वे मुगल सम्राटों के अधीन भोग विलास के लिए स्वतंत्र थी। उनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार की परक्तता अनिवार्य थी, जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम केवल आश्रयदाताओं के श्रृंगार लीला का वर्णन प्रारंभ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे रीतिकाल खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।